बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। भारत अब आलमी सतह पे आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं जिसमें नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी शामिल थी। पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। आपको टीम एक हफ्ते पहले अनाउंस करनी थी। हमारा जो काम होता है ना, रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल, और जो भी हम ऐसे बंदे को पकड़ते हैं मुतलका पुलिस के हवाले करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जुम्मे का दिन हमारे लिए वीकेंड, तो आज शो बहुत अच्छा सा करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए होती है और आप लोगों को भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हैप्पी नोट के ऊपर जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करें कि जब मंडे को आपसे मुलाकात हो तो वाहवाही के साथ हो और बड़े ही चहचहाते हुए हमारे चेहरे भी नजर आए और आपके चेहरे भी नजर आए। तो आज की दिन की शुरुआत जो है मैं फहीम खान और मेरे साथ सहरिश ज़ुहैब जो मौजूद है वो बड़ी ही अच्छी बात से करने वाले हैं, क्योंकि कोट ऑफ द डे भी जरूरी है। और आज का कोट ऑफ द डे अच्छी बात यह है कि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा कि आपकी जबान से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि सहरिश ये बड़े मकूला जो है वो हम आमतौर पर बात सुनते रहते हैं कि जी जबान का थोड़ा सा कड़वा है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। भाईजान दिल का कुछ नहीं करना, जबान भी सही होना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसे लोगों से शदीद चिढ़ है जो कि जब किसी की बेइज्जती करने लगते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते और उसके बाद फौरी से बोल देंगे सॉरी, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो, बस उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था। यानी कि आपने उस वक्त तो उसका दिल शदीद दुखा दिया, उसके बाद भले आप उसको फूलों में तोल दें, वो जो आपने उसके साथ कर दिया ना वो उसके दिल में रहेगा। लिहाजा ये जो जुबान है ना, ये इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये तुमने गलत किया है, मैसेज करके सॉरी बोल देना, ठीक है। बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। जी जनाब, बड़ी खबर शामिल करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कनाडा की सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुर्तकिब भारत का सिख रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो ने मोदी को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। अमेरिका की भी कनाडा की हिमायत। भारत को हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन की तनबीह। कौमी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन इन कौन आउट, शायकीन स्क्वाड के ऐलान के बेसब्री से मुंतजर। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों से पहले मोहम्मद हफीज पीसीबी टेक्निकल कमेटी से आउट हो गए। वजह क्या बनी, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लाहौर का ट्रैफिक वार्डन सुपर हीरो बन गया। फर्ज शनासी दिखाई, बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बनाई और तमाम साथी एहलकारों के लिए मिसाल बन गया। हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बड़ा कारनामा, हवा को पानी में बदलने वाली मशीन बना डाली। बलूचिस्तान के तलबा की ईजाद पर दुनिया वाह वाह कर रही है। जी जनाब, पाकिस्तानी तलबा तो भाई बहुत आगे जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खबरें सुनने के बाद और इनसे मिलने का भी इश्तियाक है। ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो कुछ स्क्वाड की बात करते हैं और ऐलानात हो गए हैं और कौमी जो स्क्वाड है वो टॉप 10 में शामिल भी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल हो गया है। फिटनेस मिसाइल से 2-4 स्टार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। और ये बातें कुछ एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि आपको पता है कि लीक हो जाती है खबर, तो कुछ ऐसा सुनने को तो मिल गया था। अभी जमान खान, अबरार अहमद, हारिस रिजर्व प्लेयर्स होंगे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हारिस को हतमी स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक आज स्क्वाड का ऐलान भी कर देंगे। वैसे आप खुश हैं स्क्वाड से? देखिए, जब तक ऐलान नहीं होता तब तक खुशी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कयास आराइयाँ मौजूद हैं। एट दी एंड पता नहीं क्या हो, क्योंकि कल जो हफीज गए हैं उससे ये बात तो साबित हो गई है कि कुछ होने वाला है। और यही अगला हमारा आज का हैशटैग भी है जो कि पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा है। और साबिक कौमी कप्तान मोहम्मद हफीज उर्फ प्रोफेसर भी ट्रेंड में शामिल हैं। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला कर लिया। अपने ट्वीट में साबिक कप्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला सुना दिया है और लिखा है कि एजाजी रुकन होने के तौर पर काम कर रहा था। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि मोहम्मद हफीज ने रिव्यू इजलास में माफ कीजिएगा, रिव्यू इजलास में राय की अहमियत जो है वो ना देने पर जो है ये किया गया है। आप किसी भी बोर्ड में शामिल हो, अगर आपकी राय को अहमियत ना दी जाए या आपकी से ना होना, तो वाकई आपको बोर्ड छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने बड़ा सही फैसला किया है
इसके अलावा उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जरूर बताएंगे। इस हिसाब से तो हमारी जो है वो असेंबली खाली हो जाएगी अगर यही हमने स्टांस रखा कि राय को फौकियत ना दी जाए। देखिए ये राय की बात नहीं है, ये बात है अपने फेवरेटिज्म की। हो सकता है हफीज अपने फेवरेट बंदे को लाना चाह रहे हो और बोर्ड ने गवारा ना किया हो, क्योंकि यू नेवर नो। हमें अभी स्टोरी का एक साइड मालूम है, दूसरा साइड हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ गर्दिश कर रही हैं। और हो सकता है कि जो अगला ट्रेंड शामिल हुआ है वही वजह हो मोहम्मद हफीज के बोर्ड से जाने की, क्योंकि वो है #आमिर। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट फैन उनकी वापसी के लिए पुरजोर कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जबकि पीसीबी ने फिलहाल उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल ना करने का फैसला किया है। हतमी जो टीम अनाउंस होने वाली है वो 11:45 के ऊपर आज इंज़ामुल हक साहब ने कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस करूंगा। देखते हैं कि उसमें उनका नाम शामिल होता है नहीं होता। लेकिन हफीज साहब की ये जो गुड बाय वाली लॉजिक आई है उसमें यही लग रहा है कि उनकी राय सरफराज और आमिर के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, वो इन दोनों को खिलाने की फेवर में नहीं थे। और ये भी आपको बता दें नाजरीन, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो चहमगोइयां हैं, वो रूमर्स हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इनमें क्या हकीकत है यही जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। बिल्कुल जनाब, और अब उस मुद्दे के हैं जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ बना हुआ है और उसको भरपूर कवरेज भी मिल रही है, डिस्कशन हो रहा है, तनकीद की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ कनाडा और भारत के जो आजकल ताल्लुकात है जो शदीद कशीदगी का शिकार हैं और इनके दरमियान सिफारती कशीदगी जारी ही थी कि इसी दौरान एक और सिख को कनाडा में ही कत्ल कर दिया गया और भारत से अलहदा मुल्क का मुतालबा करने वाले सिख रहनुमा सिख दोवल सिंह को कनाडा के शेरूनी पैक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है। ये बहुत अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है और इस वक्त जो इन उमूर के माहिर हैं सैयद अली मोहम्मद साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली मोहम्मद साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सैयद साहब, इससे पहले कि मैं कनाडा और भारत की बात आपसे करूं, मुझे ये बताइएगा कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आज यूएन असेंबली के इजलास से हमारे निगरां वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने खिताब करना है और बड़ा ज़रूरी है कि इस ख़ास मौके पर इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए उन पॉइंट्स को ज़रूर ज़ेरे बहस लाया जाए या फिर एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाए, जो कि हालात व वाक़यात को देखते हुए ज़रूरी है। आपके ख्याल में बात होनी क्या चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसरन 5 नुकात तजवीज़ करूंगा जो कि मैं तवक्को करता हूं कि हमारे अबूरी वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में यूएन जनरल असेंबली में इस हवाले से उठाएंगे। पहली बात तो ये है कि भारत की ये जो दूसरी किलिंग है कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा की, इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट 18 जून का नहीं था, बल्कि ये उसकी एक तसलसल से पॉलिसी है जो कि पहले तो वो अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ को का कत्लेआम करता था, फिर अपने खित्ते में हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी फैलाता था, अब वो आलमी सतह पे ना सिर्फ दहशतगर्दी फैला रहा है बल्कि पॉलिटिकल असैसिनेशन और टारगेटेड किलिंग भी करवा रहा है अपने सियासी हरीफों, मुखालिफिन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को पूरी दुनिया में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि भारत अब आलमी सतह पे एक बढ़ता हुआ आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है, ये उनका सेंट्रल आर्गूमेंट होना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि अब कनाडा और जो दीगर ममालिक हैं उनको उन मामलात का इदराक हो रहा है जो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से भारत की हकीकत दुनिया को बताता रहा है और उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कल्चर जो है उसके हकायक अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। चौथी बात यह है कि अब पूरी दुनिया, अब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का और जनूबी एशिया का नहीं है बल्कि आलमी अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है भारत। तो इसको आलमी सतह पे तमाम फोरम्स और आलमी बरादरी को मिल के समझने, डील करने और एड्रेस करने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि अब अगर कुछ गलतफहमियां मगरबी ताकतों को भारत के हवाले से थी कि वो चीन को कंटेन करने में मदद करेगा, ना सिर्फ ये कि उसकी सिक्योरिटी कमिटमेंट भी लिमिटेड है और बल्कि वो खुद उनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो अब मैं तवक्को करता हूं कि जो मगरबी दुनिया है या मुहज़्ज़ब दुनिया है या ह्यूमन राइट्स और बैनुल अक़वामी क़वानीन के जो अलमबरदार हैं उनके लिए भी ये लम्हे फिक्रिया है कि वो भारत की एक हकीकत सैयद अली मोहम्मद साहब ये बताइएगा, ये जो आपने 5 नुकात आपने जिनकी बात की है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए। और अगर मेरी जाती राय में तो इनमें से अगर किसी एक पॉइंट को भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज डिस्कस कर लिया तो हासिल गुफ्तगू हो जाएगा। इसके अलावा भारत की जानिब से, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कनाडा को यह पैगाम दिया गया है कि जी आप वहां मौजूद सिखों के खिलाफ जो कि खालिस्तान तहरीक में इन्वॉल्व हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली पॉलिसी है, और फिर इस बिल्ली के गले में, जिसे भारत कहते हैं, इस बिल्ली के गले में जो है वो घंटी अमेरिका से बांध दी गई है कि भारत को ताउन करने की ये एक ऑर्डर ही कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो ऑर्डर ही आता है, ऑर्डर दे दिया गया है कि ये आपने ताउन करना है कनाडा के साथ। तो ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली लॉजिक चल रही है, इस हठधर्मी के ऊपर भारत कब तक टिका रहेगा? जी देखिए, उसकी बुनियादी वजह इस हठधर्मी की अपनी खजालत और एम्बेरसमेंट छुपाने की नाकाम कोशिश है, और मैं यकीन रखता हूं कि उसमें वो कामयाब इसलिए नहीं होगा कि देखें, आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो वजीर आजम ट्रूडो हैं, उनकी वजीर आजम मोदी से बात से पहले इस माह और पिछले माह 2 दफा उन्होंने कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इसी मामले को डिस्कस करने के लिए रॉ और इंडिया की इंटेलिजेंस लीडरशिप से डिस्कस करने के लिए भेजा था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था उन सबूतों के सामने। तो अब वो अवामी और पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपनी खजालत और नाकामी छुपाने के लिए जो डिस्कोर्स है, जो बहस है, उसका जाविया बदल रहे हैं और उनको मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि न सिर्फ के कनाडा के पास इसके सबूत मौजूद हैं, बल्कि वो बाकी जो बड़ी ताकतें हैं, I5 के जो मेंबर्स हैं, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनसे भी शेयर कर रहे हैं। तो उनको यकीनन बिल्कुल आपने बचा फरमाया, लेकिन मोहम्मद अली साहब मुझे ये बताएगा कि जिस तरह हमने देखा कि रिएक्शन सामने आया, फिर ना सिर्फ कनाडा बल्कि बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ममालिक यकजुबान होकर एक बात कर रहे थे, और इसी असना में हमने देखा कि एक और वाकया पेश आ गया। तो इससे हम क्या समझें कि इस रिएक्शन को क्या भारत ने फिर क्या हवा में उड़ाया? देखिए, इससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत का जो तर्ज अमल था या जो असैसिनेशन थी 18 जून की सिख रहनुमा की, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस पॉलिसी है। उसके जहां भी सियासी हरीफ, पॉलिटिकल क्रिटिक और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दुनिया में उसको मिलते हैं, अब वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिफारतकारों के गाप में, उनके ढोंग में डिप्लॉय करता है और उनकी टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन करता है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये उठाना बहुत जरूरी है आलमी बरादरी के सामने, ताकि दुनिया को समझ आए कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये इसकी एक तसलसल से पॉलिसी रही है। मैं देखिए, हमारे यहाँ भी जो अभी रिसेंटली कुछ हलाकतें, मिस्टीरियस किलिंग्स वगैरह हुई, कुछ इंसिडेंट्स हुए, उनके ताने बाने भी भारत से जुड़ते हैं। तो ये जो चाकिया की सोच है, जो उनका स्ट्रेटेजिक थॉट और स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो बेसिकली मुंह वो कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, उसके मिसदाक है। और यही तर्ज अमल अब दुनिया से और बताएगा, क्योंकि मेरे ज़हन में ये सवाल अभी इससे पहले जब हम यूएन असेंबली के इजलास की बात कर रहे थे तब आया कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ को, स्पेशली कश्मीर के इशू को, हम इस खास प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करते हैं, इस पर बात होती है, और हम इस्लामोफोबिया पर हमने बड़ा खुलकर बात की है, लेकिन उसके बावजूद वाक़यात नहीं रुकते, वाक़यात होते रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम तो रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नताइज जिस तरह से सामने आने चाहिए वो नहीं आ पाते? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं समझता हूं कि बतदरीज अब ये सूरत हाल में एक बहुत अहम तब्दीली आ रही है, और ये मुस्बत तब्दीली है 3 वजह से। पहली बात तो ये है कि देखिए, अब ये सिर्फ मुसलमानों का या पाकिस्तान का मसला नहीं है भारत, बल्कि भारत तमाम ममालिक और तमाम मज़ाहिब जो कि हिंदू मजहब से मुख्तलिफ हैं, उनके लिए एक बतदरीज बढ़ता हुआ आलमी खतरा है। और इसकी सुनवाई और एहसास मगरबी ताकतों को भी हो रहा है कि जिसको हम एलाई समझते थे, वो तो खुद हमारे घर में दहशतगर्दी फैला रहा है। देखिए, इसका पहला सबूत ये है कि यूरोपियन जब मणिपुर में क्रिश्चियंस के 250 से ज्यादा चर्चेस को जलाया गया, तो मगरबी यूरोप को ये एहसास और इदराक हुआ कि भाई ये तो ईसाइयों को भी मार रहे हैं। पहले तो चलो मुसलमानों को मारते थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये तो ईसाइयों को भी मार रहे हैं। तो फिर ये बात यूरोपियन पार्लियामेंट में उठाई गई, यूरोप को इसका एहसास हुआ। अब कनाडा के अंदर जब वो एक तसलसल के साथ दहशतगर्दी और टारगेटेड किलिंग फैला रहा है,
तो अब बतदरीज जो मगरबी ताकतें हैं वो ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देखेंगी, समझेंगी और डील करेंगी, और उनकी जो तवक्कुआत थी कि वो चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एलाय बनेगा, मैं समझता हूं उसमें भी एक हकीकत पसंदाना। अली साहब ये बताइएगा कि अब इसका जो एंड रिजल्ट होगा, मतलब अब ये चीज तो साबित हो चुकी है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो है प्रेसिडेंट ने ये बात क्लियर कर दी है कि जी भारत इन्वॉल्व है, उनके सिफारत खाने से पूरे स्टाफ को भेज दिया गया, जैसा कि अभी आपने अपने एक जवाब में जिक्र भी किया था कि सिफारत खाने से जो है स्पाइस इन्वॉल्व होते हैं और रॉ के एजेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होकर ये काम करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उसी जगह को खाली करा लिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या पहुंचेगा और किस तरीके से जो है वो अब भारत के ऊपर क्या सैंक्शन लगाने के लिए जाएगा कनाडा, या उससे अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर देगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, इसके जो नताइज हैं और असरात वो मुख्तलिफ डोमेन्स में बैक वक्त और बतदरीज सामने आएंगे। पहला जो है वो सिफारती सतह पे तो आप देखें डाउनग्रेड तो रिलेशनशिप ऑलरेडी इन रियलिटी हो गई है। उन्होंने उनके सफारतकार को भी मुल्क बदर किया है, पहले उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की थी, अब उन्होंने थ्रेट वार्निंग भी इशू कर दी है, और साथ ही साथ भारत के अंदर से जो कैनेडियन सफारतकार हैं उनको धमकियां भी आ रही हैं। तो इससे नजर आ रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कनाडा एक मेजर इन्वेस्टर रहा है भारत के अंदर। पिछले 15 साल में 21 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जो तिजारती और माशी रवासिम हैं उनमें भी एक तब्दीली आएगी। जो कनाडा की पॉलिसी है हुकूमत की, उसमें कैनेडियन कंपनी जब किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है वहां के माहौल के हवाले से, और मैं नहीं तवक्को करता कि जब भारत से डायरेक्ट थ्रेट्स और एलिगेशंस आ रहे हैं कैनेडियन सफारतकार जो कि भारत में तैनात है उनके खिलाफ, तो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी कैनेडियन कंपनी को कि वो अपना बिजनेस जारी रखें और वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट करें। और जो आखिरी पहलू है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन का है कि मैं समझता हूँ मगरबी ताकतें जितना एक्सेप्शनल एक्सेस दे रही थी इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, और साथ ही साथ दिफाई ताउन में भी उनको बहुत अहमियत दे रही थी, बतदरीज मैं समझता हूँ उसमें भी एक हकीकत पसंदाना रिव्यू होगा। इसमें नो डाउट सैयद मोहम्मद अली साहब, ये एक सेटबैक है भारत के लिए, एक अच्छा खासा डेंट है। अगर भारत इसको रियलाइज करे, बजाय इसके कि वो पर्दा डालने की कोशिश करे, अब उसका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, पर आपने अपनी राय हमें दी। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की, जो कि एक बार फिर से लंदन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर तलब किया था, यही वजह है कि वो सिर्फ 2 दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद दोबारा लंदन पहुंच गए। मरियम नवाज का दौरा पहले से शेड्यूल था। खानदानी जराये के मुताबिक मरियम नवाज लंदन में अपनी बेटी के दाखिले के लिए गई हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास में फैसला हुआ कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, और 54 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चौधरी तबरेज साहब लंदन से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके चहमगोइयाँ बहुत सारी हो रही हैं। तबरेज साहब, मुझे सबसे पहले यही बता दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी क़यास सराइयाँ हो रही हैं जो ख़ास पैगाम लेकर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन गए हैं, और ये क्या ऐसा हुआ कि उजरत में उन्हें जाना पड़ा कि अभी आए और 2 दिन के बाद फौरन से वापस गए? आपके पास खबरें क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली बात तो यही है कि इतना मामला सादा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, ना ही तो उनकी कोई पहले से कोई बिजनेस मीटिंग शेड्यूल थी जिसका कहा जा रहा है कि वो बिजनेस मीटिंग करने आ रहे हैं, और ना ही तो उनका कोई मेडिकल चेकअप था जिसका कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं। देखें, ये अचानक डेवलपमेंट हुई है, और जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उस वक्त डेवलपमेंट हुई है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंटरनल, वो हमें ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी कन्वर्सेशन है, कोई ऐसी बातें हैं जो टेलीफोन पर डिस्कस नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को आगामी तौर पर वापस लंदन आना पड़ा। और वो कौन सी बातें हैं, वो बातें जो भी हैं वो नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिलेटेड है। तो इसलिए बज़ाहिर तो नून लीग वाले कहते हैं कि हम जमहूरी जमात है, ऑफ कोर्स वो जमहूरी जमात है, लेकिन उनको चाहिए था कि वो अवाम को इत्मीनान में लेते। अगर वो अवाम को इत्मीनान में ले लेते तो ये चहमगोइयां ना। चौधरी तबरेज साहब, हो सकता है कि इत्मीनान में लेने के लिए जो है वो सबको वहां पे बुलाया हो, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि अब 21 अक्टूबर की तारीख जो कि मियां साहब की वापसी की थी, उसमें भी कोई रद्दोबदल का जो है वो ऐलान मुतवक्का है। क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई खबर मौजूद है?
जी सर, मैं आपको बताऊं कि 1 महीना यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब रहे हैं और यहाँ उनकी एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं, जिसमें नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी शामिल थी, जिसमें उनकी कानूनी टीम भी शामिल थी। लेकिन बात ये है कि अभी तक जो मेरे पास इतलाहात हैं उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में, कुछ ऐसी बातें हैं जिन कुछ इस तरह की आपस में बातचीत हुई है कि पैगाम फोन पे नहीं पहुंच सकता था, ये बातें जाकर करने वाली थी, इसलिए हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को वापस बुलाया गया। मियां जावेद लतीफ और दीगर क़यादत वहां पर मौजूद है। मरियम नवाज बज़ाहिर तो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए वहां पर गई हैं, लेकिन जाहिर है वो भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा होंगी, वो भी उनकी भी एक राय जो है वो नून लीग में अहमियत रखती है, वो भी वहां पर मौजूद होंगी। अभी हालिया एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया था मियां साहब की तरफ से, जिस पर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं और लोग ये भी उस पर बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कोई मुआशी प्लान सामने आता है या मियां साहब कोई मईशत को लेकर कुछ चीज़ें वाजे करते हैं, कौम को एतमाद में लेते, उस पर तो बात नहीं की गई। अलबत्ता एक मिट्टी पाव वाला सीन नहीं होगा, कुछ इस तरह का कोई बयान उनका जो सामने आया है उस पर चौधरी तबरेज़ से हम पूछते हैं कि कुछ लोग हवाला ये दे रहे हैं कि उस बयान के बाद शायद ये आपस में कोई डिस्कशन हुई है या पैगाम रसानी हुई है जो मियां साहब तक अब जाएगी। चौधरी तबरेज़ बताइएगा, ये जो आखिरी मियां साहब का स्टेटमेंट आया है, क्या उस हवाले से कोई डिस्कशन है जो हुआ है और आगे पैगाम पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो बातें हैं इसमें सदाकत हो सकती है, क्योंकि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इजी नहीं था। क्योंकि यहाँ जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस गए तो हमें ये बताया गया था कि वो इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं उनको फाइनलाइज करेंगे और उनको देखेंगे। तो अब जो एक बयान आया है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि कोई बड़ा खास और अहम पैगाम यही है कि मियां साहब जान दो, और आगे जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्कस करेंगे तो वो आने वाले टाइम में के लिए ओवरऑल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, तो ये भी तबरेज़ बताइएगा कि जो मियां साहब की लीगल टीम है वहां पर जो वकला है वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि वकला का बड़ा अहम किरदार है, वरना मियां साहब अगर वापसी आते हैं तो पहले उनके मुकदमात भी सामने खड़े हैं, तो लिहाजा बेहतर है कि वहां से तैयारी के साथ आए, वरना फिर आगे दूसरे मामलात भी हो सकते हैं। जी, मेरी बड़ी तफसीली बात हुई थी साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और अता तारड़ साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो किसी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। उनका यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नायब के हवाले से उसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैंने एक बात जो है वो एक बार नहीं बार बार पूछने और क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हमें ये बताया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस जाएंगे कि कौन सा रास्ता जो है वो आप इख्तियार करेंगे, कौन सा रूट। जी बेहतर चौधरी तबरेज़ साहब, कौन सा रास्ता जो है वो मियां साहब इख्तियार करेंगे जब वापसी होगी, तो ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब मियां साहब की वापसी होगी। इंतजार रहेगा उनकी वापसी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नाजरीन, आपसे भी जो है वो हम इजाजत चाहेंगे एक वक्फे के लिए, क्योंकि इस वक्त टाइम हो गया ब्रेक का। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अब बात कर लेते हैं उस वर्ल्ड कप स्क्वाड की जिसका सबको इंतजार है। नाज़रीन, वर्ल्ड कप खेलने वाली तमाम टीमों का ऐलान हो गया, बस पाकिस्तान रह गया तो है। मुझे लगा था आप कहने लगते हैं उस टॉपिक की बात करेंगे जो मुझे पसंद है। नहीं नहीं नहीं, सबको पसंद है, आपको नहीं पसंद। आप फिर हम में से नहीं है। अगर आप खेलते हैं ना, मैं खेलती नहीं हूँ ना, तो आप खेलते हैं उन्हें ज्यादा पसंद होता है। आप क्रिकेट ही खेलती हैं, आप क्रिकेट पे तो खेलती है ना भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, तो ये भी ठीक है, खैर कोई मसला नहीं इसका भी। नाज़रीन, अभी भी यही इतलात हैं कि मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, आज ऐलान हो जाएगा। उम्मीद है कि सुबह 11:15 बजे जो है वो ये ऐलान हो जाए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए क्रिकेट के एक्सपर्ट, बेहतरीन एनालिस्ट साजिद भाई जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, उनसे बात कर लेते हैं आज माशाल्लाह से बिल्कुल वास्कोटी। सर, वलीमा हो गया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम शहरीज, फहीम खान, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। फहीम खान, पहले जेब से वो टीम तो निकालें जो जेब में आपने कोट पे रखी हुई है, वो आप टीम तो बता दें। पहले ये तो बताएं आज इतनी तैयारी की वजह क्या है? टीम अनाउंस करेंगे साजिद भाई आज। चले साजिद भाई, देखिए मुझे पता है सारी खबरें आप तक पहुंच गई हैं।
और ये भी पहुंच गई है कि किसे हटाने, किसे शामिल करने की वजह से हफीज गए हैं बोर्ड से बाहर। अरे ये तो बताने से तैयार क्यों है वो आज? हाँ देखें, सबसे पहले तो यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग सरफराज अहमद जो 140 ओडीआई खेले हैं, और यकीनी तौर पर हफीज या कोई भी क्रिकेटर हो और किसी तरह स्टैंड बाय पे डिजर्व करने वाला प्लेयर है। पहले तो बताइए, अगर उससे बेहतर प्लेयर होता हारिस, चलो मैं मान ले था, चलो आप उसको स्टैंड बाय रखें। वो 15 में पाकिस्तान की कारकर्दगी एशिया कप में और पिछले क्रिकेट बोर्ड पे आप डाल रहे हैं। हफीज की बात करूँ, देखें हफीज ने क्या मिसबा की इंजी की बात ये नहीं हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट बोर्ड पैनिक पे। हम और आप तो यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ तो आलिशान नाश्ता किया जा रहा है नेशनल कजाफी स्टेडियम में, मीडिया को बहुत ज्यादा नाश्ता करा के ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि इंजी अभी तक पहुंचे नहीं है, इंजी पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मेहमान नवाजी में लगे। मगर बात ये मोहम्मद हफीज जो नाराज हुए हैं, और वैसे तो उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया है, बड़े तरीके से वो साइड पे हुए हैं, ये कोई इसकी खास वजह जो कि आप तक पहुंची हो जो नाजरीन को नहीं मालूम, जरा बता दीजिए। देखिए शहरीज, यकीनी तौर पर कोई वजह नहीं है। ये मुझे बताइए, हारिस का क्या काम, मोहम्मद वसीम जूनियर का क्या काम, क्या फ़कर का क्या काम, शान मसूद सरफराज अहमद को होना चाहिए, उनका कहना बिल्कुल सही है। इतने अरसे से आप कैरी कर रहे हैं, अब एशिया कप में अगर 228 रन से आप इतने बड़े मार्जिन से हारते हैं, उसके बाद आके दूसरे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट बोर्ड पे आप डाल रहे हैं, नजम सेठी पे डाल रहे हैं फला। भाई आपने कौन सा काम किया अच्छा काम? और डॉक्टर सुहेल साहब जो बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, ये आप सबसे पहले शहरीज फ़हीम भाई आपको मुबारक हो। हमेशा एक बात कहते हैं, हमने कितने दिन पहले ये बात कह दी थी, नसीम शाह अनफिट है, आप कह रहे हैं उसका एमआरआई नहीं करा रहे। 30 लाख रुपए खर्च होगा, 30 लाख रुपए ज्यादा है, प्लेयर ज्यादा है। पहले तो ये मुझे बताइए, करोड़ों रुपए का प्लेयर है हमारे पास, फिर कैसे हो सकता है ये? अच्छा मुझे एक बात और ऐड ऑन कर दीजिएगा साजिद भाई, कि हफीज जो है वो किसकी फेवर में थे और किसको अपोज कर रहे थे, कि जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़े और उनकी राय को वैल्यू नहीं दी गई? क्या ये आमिर और सरफराज थे? देखिए आमिर तो दूर दूर तो नहीं है, और सरफराज नंबर 1 है, और सरफराज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इंसान हो, वो इस मौजूदा क्रिकेट टीम को देखते हुए, रिजवान की कारकर्दगी को देखते हुए, वो बेहतरीन चॉइस है सरफराज अहमद जो अभी काज़िम ट्रॉफी अभी अनाउंसमेंट जो होने जा रही है इंजी भाई के तहत, उसके अंदर सरफराज का नाम शामिल है या नहीं? आपके पास क्या रिपोर्ट है? 100% है, 100% है, 100% है। मेरे अपने जराए बताते हैं, इतने डिले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2015 में पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोइन खान टीम अनाउंस कर रहे थे। मिसबा उलक ऑन रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, मिसबा उलक ने बोला मैं अनवर अली को लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं। अभी मेरे फोन के साथ मोइन खान को फोन मिलाइए, अभी मोइन खान आपको बता देगा, कोई दूर नहीं है। मोइन खान ने बोला ये 15 की टीम में मिसबा साहब ये जाएगा अनवर अली, तो मोइन को बोला मैं लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं। उसके बाद नजम सेठी साहब आए। एक और खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबरें सुनने में आ रही हैं। पहले तो बड़े वो खफा थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इस तरह की नाराजगियों का उन्होंने इजहार किया था, तो उनकी भी वापसी कंफर्म है? देखिए मोहम्मद आमिर की मिसबा से और वकार से नहीं बनती थी, और मोहम्मद आमिर का 2020 होता तो मैंने कह देता, मोहम्मद आमिर जो है कह देता। फ़हीम खान के साथ अभी मोहसिन खान कुछ दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे, फ़हीम ने बड़ा अच्छा सवाल किया था मोहसिन खान साहब से, जो पाकिस्तान के तारीखी बैट्समैन है, लॉर्ड्स के दो। उन्होंने इस क्रिकेट एक बार जिन्होंने मुल्क को बेचा, जिन्होंने मुल्क के सौदे किए, उनको टीम में कैसे एक्सेप्ट कर लें। फिर ये चीज़ तो चलो पास हो गई, 2020 को फोकस है, 2020 होती 4 ओवर की होती, चलो मैं ये बात खेल लेता। ओडीआई उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। 10 ओवर नहीं करा सकते, 10 ओवर का खिलाड़ी नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 10 ओवर नहीं करा सकते। और दूसरी चीज ये देखें, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। आपको टीम एक हफ्ते पहले अनाउंस कर देनी चाहिए थी। और मुझे बताइए, इंजी इन सबसे बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे इंजी की बात करूंगा, और इंजी खुद इंडिया जाना चाह रहे हैं, और इंजी की मेरे अपने जराए बताते हैं, इंजी टीम के साथ ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं। और जो 2019 में जो उन्होंने काम किया था ग्राउंड में कोचिंग के साथ, 6 मैचों उन्होंने काम किया था, ये आपको याद होगा। शुरू के 6 मैचों में उनका इन्वॉल्वमेंट थे, मैच जो होता था। अच्छा, वो जी बोले। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इंजी का आपने जहां जिक्र किया, तो इंडिया की एनवायरनमेंट के साथ इंजी जो है वो बहुत अच्छे जेलिन भी हैं, क्योंकि उन्होंने भरपूर खेला भी है और वहां के क्राउड को भी झेला हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात होगी कि अगर इंजी भाई जो है वो ट्रैवल करें, ताकि वो टीम को जो है वो एटलीस्ट मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर सकें अगेंस्ट द क्राउड। क्योंकि आपको वो ऐतिहासिक मैच याद होगा जिसमें इंजी भाई ने क्राउड की पिटाई कर डाली थी।
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन है और तमाम चीज़ों को हैंडल करना जानता है। इंजी का जाना अच्छा है, इंजी जाए और अच्छी बात है। इसमें कितने लड़के सवाए सरफराज अहमद के अलावा कोई भी लड़का इंडिया की पिचों पर खेलने का यूज्ड टू नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब तक मुझे बताइए वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे हैं, हमने टीम अनाउंस नहीं की और फिर आपके ऑफिशियल जितने नाहल, आप मुझे बताइए एशिया कप की जो सारी जो कुछ है उसकी जो गलतियाँ तो मान ली आपके कोचिंग स्टाफ ने और आपके कप्तान साहब ने, ये हमसे गलती हुई, हमने और आपने। शहरीज ने कितने दिन पहले कह दिया था ये ट्रेवलिंग पे सारा डाल देंगे, इतनी लंबी लंबी ट्रेवलिंग की, देखें वो आपकी हिस्ट्री है। शहरीज ने एक दफा बहुत प्यारी बात की, आपने शहरीज से पूछा क्रिकेट खेलती हो, मगर शहरीज ने नाम तो बहुत अच्छा ले लिया था। वो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है अबरार, वो क्वालिटी बॉलर है, कोई गलत बात थोड़ी करे, हिस्ट्री बॉलर है, उसको आप टीम में रखें, शान मसूद को रखें, सरफराज को रखें। देखिए फकर, आप मुझे बता दें फकर खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक खेलेगा, पहले तो मुझे इंपॉर्टेंट ईमानदारी की बात कराएं, एज ए ओपनर अब्दुल्ला शफीक को चाहिए, लेकिन खेलेगा फकर, ये भी हम जानते हैं। हाँ तो ये देखें ना, ये फेवरेटिज्म अगर खत्म हो जाए ना, टीम से चीजें बड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन मसला वही है साजिद भाई, वेरी सॉरी टू से, कि जब चेयरमैन साहब ही जब आए तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज शुरू हो जाएं, ट्वीट्स चलने शुरू हो जाएं, तो फिर टीम के अंदर तो आपको पता है कि सब चलेगा ही। देखिए ये चीज गलत है, ये चेयरमैन साहब पिछले चेयरमैन पे डाल रहे हैं और पिछले चेयरमैन इस पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने एनओसी नहीं दी, पिछले चेयरमैन ने एनओसी दी। बात एनओसी की नहीं है, हमारे प्लेयर अनफिट हो गए, हमारे मुल्क सफर हासिल कर रहा है, हमारी आवाम जो तवक्को आपसे रख दी, उस तवक्को में आप लोग की लड़ाई तब लोग सोचने में मजबूर हो गए। अब तक जर्नलिस्ट को वीजे नहीं मिले, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जाना चाहते हैं मैच। वैसे आप नसीम की जगह पर हसन अली का इंतखाब कैसा देख रहे हैं? वही जो हम तीनों ने बात करी, 3 इक्के हैं, शादाब, बाबर और वो नसीम। जो नसीम क्रिकेटर बुरा नहीं है, मगर वही बात है उसने क्रिकेट में नहीं था। आप मुझे बताइए अरशद कहाँ गया? अरशद को तो बाबर बहुत अच्छी ना जानते हैं, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है। चलो ये चीजें ठीक है, नसीम को आप लेके जा रहे हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस दें। हसन को लेके जा रहे हैं। हाँ हसन की मैं बात कर रहा हूँ। हसन को ठीक है, हसन गुड ऑलराउंडर है, बेहतरीन, उसने जब भी मौका मिला, मगर वही बात आ गई टीवी में सारे वक्त बैठ के मैच देते रहे। 2023 की टीम में नाम हसन अली का टीम में नाम आ गया। वसीम जूनियर को आप कैरी करते रहे, करोड़ अरबों रुपया उसने खर्च कर दिया, टैलेंट 0/0। तो हम जितने दिनों दहानी का भी जिक्र यहाँ पे करते हैं साजिद भाई, क्योंकि उसे भी वेस्ट ही किया जा रहा है अभी तक। तो धानी सिंध का बेटा, सिंध के बेटों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना। सिंध के बेटे धानी तो बहुत टैलेंटेड बेटे। आप सऊद शकील को हमने कितने दिन पहले कह दिया था सऊद शकील को आप 15 में रखेंगे। अब सऊद शकील को आप खिलाए ना, सऊद शकील को ले आके सारे मैचेस खिलाए। और आप मुझे बता दें बाबर को नंबर 4, देखें टेक्निकल सवाल रहते, क्रिकेटर रहते, कोच बात करूंगा, बाबर को नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 पे खिलाएं, फिर आपकी टीम सेट हो सकती है। अगर फकर जल्दी आउट जाता है तो अब्दुल्ला शफीक, ये देखिए कितनी अच्छी मिसाल सेट की है टीम इंडिया ने। हमारे राइवलरी तो हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो कि अच्छी चीज है वो आप ये चेक करें कि फिनाले हुआ एशिया कप का, रोहित शर्मा नहीं आए ओपनिंग पे, नहीं आए खेलने के लिए, ईशान किशन को भेजा और शुभमन को भेजा कि आप लोग जाके खेलो। उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, नए लड़कों को बिल्ड किया कि यार आपने जाके खेलना, आपने जीतना है, कम स्कोर है कोई मसला नहीं, आप लोग जगह कर लो। जबकि रोहित शर्मा जो है वो विनिंग स्ट्रोक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मेरे खिलाड़ी खेलेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे कप्तानों में क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों लगता है एक सीरीज अच्छी नहीं खेली अगले में बदल दिए जाएंगे? देखिए ज्यादती है, क्रिकेट के साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। ठीक है आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, मगर आपने पिछले 4 साल में वो कारकर्दगी नहीं दिखाई एज ए कप्तान जो हम आपको हमेशा कह रहे हैं। आप सेमीफाइनल में आते हार जाते हैं, फाइनल में आते हार जाते हैं। जिस तरह आपकी कारकर्दगी है फॉर लीडिंग, फिर आपकी फील्डिंग शुरू हो जाती है, आपकी कप्तानी जो, मगर ये आपको एज ए बैट्समैन तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, मगर एज ए कप्तान आप तंकीद होगी। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप के 9 मैचों में से 6 मैच आपको जितने सेमीफाइनल में जाने के लिए, अगर ऊपर नीचे होगा तो इससे बहुत बुरा हाल होगा, फिर तो आप पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे। एक और अलमिया भी है, हम लोगों ने किसी यंग टैलेंट को ट्राई करना हो तो पता नहीं क्यों हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो खास इवेंट से पहले अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद वो जो नए हैं उनका एक्सपेरिमेंट हमें उस मौके पर करना पड़ता है। जब 6 महीने पहले पता होता है कि इवेंट अराउंड द कॉर्नर है, हम लोग खुद को प्रिपेयर नहीं करते। क्या वजह है कि हम काउंटियां खेलने में, लीग्स खेलने में लगे हुए हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं जनाब, और जब कोई ऐसा इवेंट आता है तो जी क्या करें जी, बाहर हो गए, सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। प्राइवेट लीग में इतनी पैसे हैं, ये लड़कियां पाकिस्तान टीम को तरजीह देने को तैयार नहीं है और सब प्राइवेट लीग को तरजीह दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये ज्यादती है। जिन्होंने एनओसी दी है, जिन्होंने हालांकि एनओसी मिसबाह
ने दी है, इंजी ने दी है, और जो भी लोग थे उन्होंने एनओसी नहीं दे। इतनी लीग खेलने के बाद तो फिर आपकी फिटनेस तो खराब होगी ना। इतनी ट्रेवलिंग आप करते हैं, फिर मुल्क की जान बात आ जाती है, कमर खराब हो जाती है, घुटने खराब हो जाते हैं। ऐसा ही है, यही बात हम शुरू से कर रहे थे, अभी भी यही कह रहे हैं। आपने भी बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि इतनी थकावट की जरूरत ही नहीं है भाई, जब आपके पास मेगा इवेंट मौजूद है और वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट किसी क्रिकेटर के लिए हो ही नहीं सकता। उसको सामने रखते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। और मोहसिन भाई भी बता रहे थे कि 3 महीने पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी साजिद भाई बोलिए। मैं कह रहा हूं, अब देखिए आप मेडिकल पैनल के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको जो मीडिया का है समी वर्नी की खिदमत लेना चाहिए। यहाँ भी लैकिंग है क्रिकेट बोर्ड में। समी वर्नी 10 साल का आईसीसी का एक्सपीरियंस रखते हैं और डायरेक्टर मीडिया है, मगर वहां पर क्रिकेट बोर्ड में लैकिंग है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा ऐसे ही साजिद भाई, वक्त की किल्लत की वजह से अभी हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। इंशाल्लाह जो है वो कल दोबारा टीम की जब अनाउंस हो जाएगी तो आपको तकलीफ देंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन शामिल रहा कौन नहीं। आप हमारे साथ से साजिद भाई सारी देखते हैं कि अभी जो अनाउंसमेंट होने वाली है, इंजी भाई जब पहुंचेंगे पीसीबी तो देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं और कौन कौन होगा। अलबत्ता साजिद भाई से ये तो कंफर्म हो गया उनके रिसोर्सेज से कि सरफराज जो है वो वापस आ गए हैं। देखना यह है कि प्लेइंग 11 में होंगे या प्लेइंग 15 में। चलें जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखते हैं 11:15 बजे क्या होता है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां पर इस्तेहकाम ना आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। ये कहना है निगरां वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ का, जो कि न्यूयॉर्क में फॉरेन पॉलिसी डायलॉग में गुफ्तगू कर रहे थे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर क़य्यूम के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भारत के जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम ने खित्ते को बंद गली में ला खड़ा कर दिया है। हिंदुत्वा का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इस बात की अक्कासी करता है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। As you're aware of the unfolding situation, the crisis between India and Canada over allegedly killing of their citizen by the intelligence agencies of India, as explained by the Prime Minister of Canada. You're from the Balochistan, sir, and you've been seeing these insurgency. In fact, we have Kulbhushan, one of the naval officers captured from the same region where you belong and you're from. Are you going to raise this question in tomorrow's speech, or do you have anything to say about that, sir? I think so. The problem is more deep-rooted even than my reference in tomorrow's speech. I'm not accusing here anyone. I'm talking about the empirical evidence and data published by international academia. It is not what Pakistan is saying. Because when you do take such chauvinistic tendencies, you want to dominate the region in the first phase. But these ideologues of Hindutva, they are becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the region. And this initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. We, Pakistan, have always been critical of this jingoistic, belligerent Indian attitude. But for obvious economic and strategic reasons, many players in the Western capital chose to ignore this fact and reality and this side of politics over there. To me, Hindutva, ISIS, center of the right, present on European continent, probably even here in the US. आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। और अच्छा, जब वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब वहाँ पर पहुँचे थे ना, निगरां वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने एक सेल्फी पोस्ट की थी जिसे जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया कि देखिए जी ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अब उन्हें पता चल गया होगा कि जब बात उन्होंने सुनी कि स्टार्टिंग ही कश्मीर से हुई है एंड देयर इज़ नो टॉक विदाउट कश्मीर, ये हमारा स्टांस है और लगा रहेगा क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है। अब कश्मीर से जो है वो लाहौर का रुख कर लेते हैं सहरी साहिबा और देखते हैं हीरो से मिलवाएंगे। बिल्कुल जी, एक बेहतरीन हीरो हमारे साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस के ये वार्डन हैं। एक बच्चे के अगवा की कोशिश को इन्होंने नाकाम बनाया है। जी जनाब, इस वक्त मेहर महबूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर महबूब साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। मेहर महबूब साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया, हम आपको सराहते हैं इसके लिए। मुझे थोड़ा सा ज़रा वाक़या अपनी ज़बानी बताएंगे कि आपको कैसे शुबा हुआ कि अगवा की कोशिश हो रही है और इसको नाकाम बनाना है? जी बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ और कि एक अगवाकार जो बच्चा लेकर जा रहा था उससे बच्चा बच गया। उसके बाद आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद मैं 20 तारीख की शाम को चौक जो टुलिंगटन है मार रोड के ऊपर लाहौर में, वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद था। हम ट्रैफिक कंट्रोल बसिलसिला ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी पर मौजूद हैं कि पीछे से जो इधर लाइब्रेरी वाली साइड से ना एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 12 साल है और बिल्कुल परेशान हालत में है। उसका हाथ एक 40 से 45 साल शख्स ने पकड़ा हुआ है और ऐसे लेकर जा रहा है जैसे उसको ज़बरदस्ती कहीं वरगला कर लेकर जा रहा है। और फिर मैंने चूँकि जब हम ड्यूटी पे खड़े होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो रोड पर जा रहे होते हैं उनकी तरफ तवज्जो, वो क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन वायलेशन कर रहा है। तो उस सिलसिले में जब मैंने उस तरफ देखा है तो मुझे शक सा हुआ है। तो जब पास से गुजरने लगा है ना तो बच्चे ने थोड़ा सा अपनी आंखों वाला जो जाविया ना मेरी तरफ करके ना मुझे सवालिया निशान में, तो फिर मैं आगे हुआ हूँ, उससे पूछा भाई आप ये लड़का कौन है, किधर लेकर जा रहे हो। जब मैंने आगे से ये उससे सवाल किया है तो वो बच्चे को छोड़कर भाग गया है जानब अनारकली वाली साइड पे। जब बच्चे को छोड़कर वो भागा है तो मैं उसके पीछे भागे हूँ, यहाँ तक कि 1-2 गलियों में उसने मुझे बड़ी पीछे दौड़ लगवाई है। फिर उसके बाद चूंकि मुझे तो पता चल गया था कि ये अगवाकार है, ये 2 नंबर मंसूबे के तहत बच्चे को कहीं लेकर जा रहा है, मैं तो कभी नहीं इसको छोड़ूंगा। मैंने अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर उसको अगले चौक पर जाकर जब अंदर गली में दाखिल हो रहा था तो मैंने पीछे से उसको धर लिया। और जब पकड़ा ये तो बड़ी रश वाली जगह पे और बड़ा ही आपने बहादुरी का काम किया और बड़े आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इतने शार्प थे कि आपने बच्चे को जो है वो जज कर लिया, उसकी आंखों को पढ़ लिया और बड़ी जो है वो एक कीमती जान जो है वो आपने बचाई है, क्योंकि ये नहीं पता था अभी तक आपको कि वो उस बच्चे को ले जाके करने क्या वाले थे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये मेहर साहब कि जब आपने उसे पकड़ लिया, धर लिया, क्या इस बात का पता चला है कि ये गैंग जो है ये बच्चे अगवा करता क्यों है? क्या इन्हें गदागरी पे लगाता है, भीख मंगवाई जाती है, या कहीं कोई सिग्नल विग्नल दिए जाते हैं जहाँ पे पथाड़े लगाए जाते हैं, या इन्हें जो है इनके पार्ट्स वगैरह बॉडी पार्ट जो है वो बेचे जाते हैं? ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये करता क्या है ये गैंग, ये पता चला? ये तो आगे चूंकि हमारा जो काम होता है ना रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल, और जो भी हम ऐसे बंदे को पकड़ते हैं मुतलका पुलिस के हवाले करते हैं। ये तो आगे तफ्तीश करना ज़िले वालों का काम था, ऑपरेशन वालों का काम था। बहरहाल ये पता चला है कि इसको उसने 2 नंबर काम पे लेकर जाना था, ये पता चला है। और बच्चा भी बहुत परेशान हालत में था और ऐसे जैसे उसके ऊपर उसको बोलने का मौका उसने नहीं दिया, पता नहीं उसको कुछ खिलाया है, क्या किया है। हाँ, उसने बाद में गलती का एतराफ़ किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, उसने कहा मुझसे गलती हुई है। तो ये कुछ तो नहीं, लेकिन ये भी सोचा जा सकता है, उसके इरादे से पता चलता है। मे भी ये कर चुका हो जो किसी की नज़र में ना आई हो, तो इसका एहतसाब होना या फिर इससे पूछताछ होना, कानून के मुताबिक कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या हवालात में है? जी, अभी ये हवालात में है। आगे जो ऑपरेशन वाले हैं उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद उम्मीद है कि इससे मज़ीद अगर इसने पहले से जो जराइम किए होंगे, इसका जो भी रिकॉर्ड होगा ना, वो ऑपरेशन वाले इसका चेक करेंगे। इस बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवा दिया गया है, उसके वालिदैन ने इसके बारे में क्या बताया, कब गायब हुआ, कहाँ निकला था, कैसे इस तक पहुँचा? इसके वालिदैन का चूंकि नंबर नहीं था इसके पास, फिर हम उसके कचहरी की बैक साइड पे इसकी रहाइश थी, फिर हम उसके वालिदैन के पास पहुंचे हैं। उसकी वालदा और सिस्टर वहां पर मुलाकात हुई उससे, वो बाद में आए हैं और उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया है और साथ उन्होंने बताया है कि ये घर से कोई चीज़ लेने के लिए निकला था और काफ़ी देर होगी, हम काफ़ी परेशान थे, तो घर से कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकला था। नहीं, ये बहुत आपने जो काम किया है, एक जान को जो है मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि आपने समझ लीजिए कि बचाया ही है, क्योंकि ये नहीं पता था कि वो आगे ले जाके क्या कर देते उसके साथ, वो जिंदा भी रहता बच्चा है नहीं रहता। अल्लाह का बड़ा करना हुआ कि आपकी जो है वो उस पर नज़र पड़ी। आपके महकमे की जानिब से आपको इस बात पर कोई शाबाशी या सराहा गया हो कि जी आपने अपना काम छोड़ करके ये खिदमत खल्क में जो इन्वॉल्वमेंट दी है ये बहुत ही अहम थी?
जी, महकमे की तरफ से हमारे CTO साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारे लिए जो उनकी शाबाश है वो भी बहुत मानी रखती है। उनके बाद जो हमारे चीफ कमांडर IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो उन्होंने बहुत सराहा है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आपके इस कारनामे के बाद एक चीज़ तो वाज़े हो जाएगी, जो आपके सीनियर्स हैं वो यकीनन सबको ये गाइडलाइन देंगे कि इस तरह से अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प रखें जैसे कि आपने रखा, और आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखें ताकि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके ट्रैफिक के साथ साथ। इस चीज़ को भी शामिल ज़रूर किया जाएगा। आपको क्या लगता है? जी, उसमें यह है कि जब हम रोड पे खड़े होते हैं तो हमारा काम होता है अवाम की खिदमत करना, और अवाम की खिदमत में ये होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो 2 नंबर काम के लिए जा रहा है या मनसूबाबंदी कर रहा है या वहाँ पर उसके जो इशारात है, उसकी हरकतों सिकनात है, उससे पता चल जाता है। तो हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, जब भी आपको किसी गाड़ी पे शक हो या बंदे पे शक हो, तो आप हमें रोड पे खड़े होते हुए हमें ज़रूर इत्तला दिया करें। मेहर महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम बहुत सराहते हैं आपकी इस काविश को, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इस पर आपका इनाम भी बिल्कुल बनता है जो कि आपके महकमे को या जो कार्य सरकार है उसको ज़रूर आपको देना चाहिए। हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके। जी सैरिश, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की जो है वो ज़रूरत है। ट्रैफिक वार्डन का ये काम बिल्कुल नहीं होता है जो वो कह रहे थे कि आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखना। वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नज़र रख सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे जो कि वहाँ जाती हैं। पेरेंटिंग का असल मसला है। जिन्होंने भेजा अपने बच्चे को, उन्हें ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए थी कि वो कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, और बच्चा जब तक घर नहीं आया तब तक घर वाले घर में ही मौजूद थे। ये ज़रूरी है कि पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी क्योंकि वक्फा ज़रूरी है और दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। ऐसे में बलूचिस्तान के नौजवानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से पानी को जज्ब करके इस्तेमाल के लिए फराहम करेगी। इस डिवाइस को बनाने वाले तलबा का मौक़िफ़ जो है वो जिस शहर में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, खुश्की नहीं होगी, ह्यूमिडिटी के लेवल को देखते हुए ये मशीन जो है वो घरों में भी काम करेगी। अगर हवा में नमी का तनासुब 30% तक हो तो ये डिवाइस 1 घंटे में 20 मिलीमीटर तक जो है वो पानी बना सकती है। बिल्कुल, और ये दोनों नौजवान जिन्होंने इस मशीन को बनाया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि डिवाइस क्या है, कैसे काम करेगी। तो बात करते हैं मोहम्मद अली से और मूसा अली से जो कि दोनों स्टूडेंट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो अली मूसा। अच्छा, मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले आपसे, बल्कि आपने माइक पकड़ा हुआ है तो आप ही पहले जवाब दीजिए। ये मेरा ख्याल है कि मशीन कराची में ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया और कब आपने इस पर काम शुरू किया? ये है कि हमारा ये FIP प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पहले मतलब डिसाइड करना होता है कि हमने किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा काम करें जो कि बलूचिस्तान की जो है ना और ओवरऑल पाकिस्तान में पानी के बहुत इशू है, तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमने इस डिवाइस को बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम पानी के इशू को जो है ना वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस डिवाइस को बनाया है और अभी सही से काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली के कोयटा में या बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में खुश्की रहती है, खुश्क हवा रहती है, मौसम खुश्क है, यहाँ तक कि AC के आउटर से भी जो है वो पानी नहीं टपकता। तो वहाँ पर 1 घंटे में कितनी स्पीड में हवा होगी? यानी अगर हम विंड मिल से इसका कंपैरिजन करें तो विंड मिल को 12 से 14 किलोमीटर पर आवर की हवा रिक्वायर्ड होती है अपना काम करने के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस वो 50 से 60 किलोमीटर पे देता है। आपकी डिवाइस जो है वो कितनी उसे जो है वो विंड पावर रिक्वायर्ड होगी, एक ये बताइएगा, और उस पावर को कैलकुलेट करते हुए पर आवर की बेसिस में कितने मिलीलीटर पानी जो है वो उससे जज्ब हो जाएगा या हम हासिल कर सकेंगे? सर, इसमें जो है कि हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ किए हैं, पेल्शियर डिवाइस। ये जो हमारा सिस्टम है ये उसके थ्रू काम करता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपको कितना वक्त लगा इस मशीन को तैयार करने में और इस पे आपका खर्चा कितना आया है?
मैम हमें इस मशीन को तैयार करने में जो है ना 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं, हमें ये काम 2 सेमेस्टर के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। अच्छा, इसका मॉडल जो है वो आप लोगों ने खुद तैयार किया था या ये मॉडल जो है वो रेडी था और आपने सिर्फ इसको जो है वो प्रिपेयर किया है, बनाने के लिए जो है असेंबल किया है? नहीं सर, ये मॉडल हमने खुद तैयार किया है और ये पहले से बना हुआ नहीं था, हमने खुद ही तैयार किया है और जो इसमें जो भी डिवाइसेस यूज़ किए हैं हमने खुद ही लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक मैं समझूंगी आप लोगों की यूनिवर्सिटी में थीसिस था जिसमें आपको कुछ ना कुछ तैयार करना था, तो ये आइडिया आप लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट किया और ये चीज़ तैयार की है। यूनिवर्सिटी ने कितना कोऑपरेट किया है? और आपका मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इस पर एक्सपेंस कितना आया, कितने पैसे खर्च किए, किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़ी या फिर अपने तय आप लोगों ने किया? मैम हेल्प तो किसी से हमने नहीं ली है, हमने अपने जो है हमारे पॉकेट मनी है हमने उससे इस डिवाइस पे काम किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं किया गया इतना। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक मुझे नहीं पता चल सका कि अली और मूसा दोनों में से जो भी बताना चाहें इसका जवाब दें कि इससे पानी हम कितना हासिल कर सकते हैं 1 घंटे में, ताकि ये तो पता चले कि डिवाइस कारामद कितनी है। अच्छा, मैं चाहूंगी सवाल का जवाब मूसा दे दें। बिल्कुल सर, हम बेसिकली ये होता है कि एज अ इंजीनियर तो हम पहले डिवाइस को बनाने से पहले हम सर्वे करते हैं। जैसे कि हमने इस डिवाइस को जब हमने बनाना स्टार्ट किया था, हमने तब भी सर्वे किया था कि क्या ये डिवाइस पहले बन चुकी है या नहीं बनी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस पे काम किया गया है, पाकिस्तान में काम नहीं किया गया और पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं बनाया गया। वहाँ ये सक्सेसफुल भी है, ये फिर हमने इसको डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया। जी सर, तो इसमें ये है कि आप जो कह रहे थे, आपका क्वेश्चन था कि ह्यूमिडिटी कि कितना हम पानी बना सकते हैं। सर, कोयटा का ये है कि कोयटा एक ड्राई एरिया है जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए हमने इस ऑब्जेक्टिव को हमने कंप्लीट किया है कि हमने 1 घंटे में अगर ह्यूमिडिटी लेवल 30 to 35 हो या 40% हो तो हम 25 ml पानी तक, 30 ml जो है ना पानी तक हम बना सकते हैं। और हमने उसके बाद हमने जैसे कि मैं हर जगह पर एक चीज़ को बताता रहता हूँ कि गवादर और जितने भी साइड एरियाज़ हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है गवादर जैसे सी पोर्ट है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस मशीन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमारे लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। वहाँ पे लोग जो है लो क्वालिटी वाटर पीते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ का शिकार होते हैं। नहीं, पानी होता ही नहीं है ऐसे इलाकों में, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं गडानी वगैरह के, अगर हम बात करें तो वहाँ तो पीने का पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ के लिए आपकी ये जो डिवाइस है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर इसी रेशियो को हम आगे बढ़ाएं और ह्यूमिडिटी लेवल को साहिली इलाकों के हिसाब से अगर ले जाएं 60-70 पे, तब कितना पानी जो है वो इस डिवाइस से जनरेट हो जाएगा। और ये डिवाइस जो है वो सोलर से ही कनेक्टेड होगी डेफिनेटली, इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ऐसा ही है? जी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है, तो हमने उसी चीज़ को कंसीडर किया था कि हम जो है सोलर प्लेट्स को लगा लेंगे। अगर हमें इस चीज़ पर वो हो जाता है कि हमें मतलब इस चीज़ का परमिशन मिल जाती है और फंडिंग हो जाती है कि आप इसे साइड एरियाज़ पर लगाना स्टार्ट कर दें, तो अगर हम सोलर के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन करें तो ह्यूमिडिटी लेवल अगर 70% पर है तो ये बहुत ज़्यादा पानी बना सकता है, 50 to 60 ml, 70 ml एक घर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, इस मशीन को बनाने में आपका खर्चा कितना आया, और दूसरा आपसे क्या मार्केट से किसी ने रब्ता किया है कि भाई इसमें मजीद काम करते हैं या फिर आपके इस आइडिया को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमें गाइड कीजिए? दरअसल ये है कि इसमें हम जब टेस्टिंग और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने डेटा को पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेन करते हैं, तो हम डिवाइसेस लेते हैं, उसमें काफ़ी बीच में जल जाती हैं, हमें वापस जो है ना रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 80 to 90,000 हमारा इस पर बजट लग गया था। और दूसरा ये है कि हमें किसी इंडस्ट्री ने अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया, अगर हमें कर सकें तो हम इसको हम इंडस्ट्री लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट आपने जो है वो कैलकुलेट करके बताई है, और डेफिनेटली जब आप एक्सपेरिमेंटल फेज में होते हैं तो कॉस्ट जो है वो बढ़ ही जाती है क्योंकि एंड रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। ये बताइएगा कि ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी है या अभी इसमें ऑल्ट्रेशन की और गुंजाइश है जिसको आप अभी करना चाहते हैं? आप सेटिस्फाई हैं इससे? अभी आप इसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे चैनल पे जो लोग आपको देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो।
सर इसमें ये है कि हमारी डिवाइस जो है बिल्कुल कंप्लीट तैयार है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम अपने FIP जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस पर हमने उसको पूरा करना पड़ता है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको प्रोडक्ट शेप में लेकर आएँ। तो जब हम अपना FIP की डिफेंस दे रहे होते हैं तो तब भी हमें ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये डिवाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पॉसिबल सारे एस्पेक्ट्स वो उनके देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ये अप्रूवल किया जाता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के पैनल ने, हमारे डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को अप्रूव्ड किया हुआ है कि डिवाइस इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि हमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी ये अप्रूव्ड हो चुका है कि हमारी डिवाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये इंडस्ट्री लेवल पर अगर कोई इस पे काम करना चाहते हैं हमारे साथ तो इंडस्ट्री लेवल पे ये कंप्लीट है, हम इस पे काम कर सकते हैं। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो इसी डिवाइस को अगर आप थोड़ा सा बेहतर करने का या फिर इसकी जो अफादियत है उसको बढ़ाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं या फिर नहीं? अभी जी हम इस पे अभी भी स्टिल इस पे हम अपना जैसे कि हमारे कुछ टारगेट्स थे लेकिन अभी यूनिवर्सिटी एंड हो गई है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि हम इस पे मज़ीद हम इसके प्लान करते हैं, हम इसकी जो है ना पूरी रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि हम इस पे मज़ीद अगर हमें कोई इंडस्ट्री लेवल या कोई भी हमें ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्ट करती है तो हम इस पे मज़ीद अपने प्लान्स को हम तैयार रखते हैं कि अगर हमें कंटेक्ट कर लें तो हम मज़ीद इसमें ये अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो मूसा मैं आपसे करना चाहूँगा, ये ज़ाती नौइयत का सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी डिवाइस जो है वो रिमोट एरियाज़ में इंक्लूडिंग डेजर्ट और सहरा के जो इलाके होते हैं जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप वहाँ उस सफ़र पे निकले तो क्या ये वहाँ के लिए कारामद होगी? क्योंकि वहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और कोयटा में भी खैर आपने बताया कि खुश्क मौसम जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस डिवाइस को बनाया है, तो क्या ये रेगिस्तान के लिए कारामद होगी? जी सर, ये हो सकती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि हम सोलर के थ्रू इसको डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखें हर जगह पर ड्राइनेस होती है लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल तब भी कहीं ना कहीं पे होता है, मौजूद होता है। रात के टाइम, दिन के टाइम पे ह्यूमिडिटी लेवल होता है। हम इसको अगर रेगिस्तान इलाकों में भी, मतलब रेगिस्तान जहाँ पे हैं, हम वहाँ पे भी अगर इसको लगा लें तो तब भी ये वहाँ पे डिवाइस काम कर सकती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ये कोयटा में ही था कि मेरिटा में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको डिवाइस को रन किया है और हमने पानी को जनरेट किया है। वो हमने अपनी थीसिस में भी ऐड किया हुआ है कि हमने ठीक है, आप अपनी टीम के हवाले से बताइएगा, आप लोगों का ग्रुप कितने लोगों का है? क्योंकि हम आप दोनों को तो देख रहे हैं, इसके अलावा भी क्या दीगर स्टूडेंट्स की एफर्ट्स इसमें हैं और यूनिवर्सिटी का किरदार इसमें क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? जी ये होता है कि हम जो है 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। मेरे एक और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो यहाँ पे आजकल नहीं होते। और हमारे एक सुपरवाइज़र हैं जो कि हमें सुपरवाइज़ करते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं। बाकी ये है कि डिवाइस की इम्प्लीमेंटेशन हम खुद इस पे काम करते हैं और हम इसके खुद सर्वेस करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल पे मतलब एक स्टूडेंट्स खुद इसको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम लेकर ही इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इस पे खुद इस पे काम करते हैं। जी बिल्कुल, डिवाइस जो है मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में अलाउड होता है कि हम अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी से भी गाइडलाइन ले सकते हैं अगर हमें कोई इशू आ रहा होता है, और लेकिन ये है कि हमें काम खुद करना पड़ता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह करे आप इसी तरह मज़ीद ज़बरदस्त काम करते रहें और मुल्क को भी फ़ायदा होगा, और ज़ाहिर है आप भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बली और मूसा, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। अब जनाब तालीम अलर्ट में हम आपको बड़ी खबर देते चलें कि आज से शहर कायद की जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा ने तमाम क्लासेस के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, जिसकी बड़ी वजह इंतज़ामी बहरान है। जामिया कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाले जनरल बॉडी इजलास में फैसला किया गया कि 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी ना होने पर माली मुश्किलात दरपेश हैं, जिसको फौरी हल करने के लिए वज़ीर आला सिंध फौरी नोटिस दें और मामलात को तय करवाने में अपना किरदार अदा करें। और दूसरी तरफ असातिज़ा के बॉयकॉट के बाद तलबा शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि तदरीसी अमल रुकने के बायस उनकी तालीमी सरगर्मियों में शदीद असर पड़ रहा है। और ये सूरत हाल है, बड़ी ये तशवीशनाक बात है कि टीचर्स ने अपना काम छोड़ दिया कि जनाब पैसे ही नहीं है, वो इंतज़ामिया ही यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। खालिद साहब जो हैं वाइस चांसलर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, खालिद साहब से जो है वो बात कर लेते हैं, हमारे साथ ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम खालिद इराकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, ये मुद्दा है क्या वजह बनी कि टीचर्स इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया? देखें वो तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मगर जो मेरी उनसे बात हुई थी
इवनिंग प्रोग्राम की पेमेंट का एक इशू था, जो काफी से जो रजिस्ट्रेशन थे वो हम करने में नाकाम रहे। इसकी वजूहत बहुत सारी हैं। नंबर 1, इवनिंग प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस पे चलता है। बच्चे फीस देते हैं तो उसके बुनियाद पर टीचर्स के रेम्यूनरेशन पे होते हैं। पिछले 4 सालों में बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड पाकिस्तान की जो माशी हालात है उसमें वालिदैन प्रोग्राम में 30% बच्चे सिर्फ पे कर सके हैं, 70% बच्चे पे नहीं कर सके। एक बात। उसके बावजूद भी जामिया कराची ने वादे के मुताबिक 1 साल के अंदर जो इनके वाजिबात हैं 11.5 करोड़ रुपए पे किए। अब इनके जो वाजिबात रह जाते हैं वो 7 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टेंजेबल अमाउंट था जो कि इन्हें पे किया गया था और मुनासिब होता कि बच्चों को करियर को सामने रखते हुए हमारे असातिज़ा। खालिद साहब, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कुछ अर्से पहले भी जो है वो ये ऐसे ही पूरी एक तंजीम जो है वो उठी और सरगर्म हो गए थे सारे असातिज़ा। मीडिया के ऊपर भी जो है वो ये बातें चलती रही, तब जा करके भी इनसे जो है वो कमिटमेंट हुए थे। क्या इनके कहने, इनकी जो बुनियादी वजह थी वो क्या थी? उस वक्त तो ये मान गए थे, अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं जी अब बस हो गया, अब नहीं कर सकते? नहीं, देखिए ये बहुत सारी वजूहात हैं। एक ये इनका मुतालबा ये है कि पीएचडी के बुनियाद पर टेम्परेरी असातिज़ा को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाए। उसके अंदर बजट से ये अपॉइंटमेंट एक्सीड कर चुके हैं। जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की असामी थी उससे 75 ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं और ये फैसला सिंडिकेट को करना चाहिए। अच्छा, वैसे खालिद साहब देखिए, ये जो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है ना, ये एक अलग मैटर है। जो मुझे चीज समझ आ रही है, जो एक हवाला उन्होंने जो दिया ना इंतजामी बहरान का, आप मेरी फाइनेंसेस पे तो सुन लेना। जी जी, कंप्लीट कीजिए। तो फाइनेंसेस पे भी मेरी बात सुन लीजिए। एचईसी मेजर फंडिंग करती है। 2018 में एचईसी की फंडिंग 1.8 बिलियन की कराची यूनिवर्सिटी को। 2023 में भी एचईसी की फंडिंग 1.8 बिलियन है, जबकि असातिज़ा के तनख्वाह में 130% इजाफा हो चुका है। अच्छा खालिद साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी सुन सकता हूँ। खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंतजामी बहरान की बात की जा रही है, ये इसकी वजह क्या है? मतलब क्या ऐसा अंदर मैनेजमेंट में हो रहा है जो टीचर्स को अच्छा नहीं लग रहा, या टीचर्स आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? वजह इसमें जरा जो हकीकत है वो जरा बताइए। वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि असातिज़ा क्लासेस ने, मैंने डिपार्टमेंट में विजिट किया और चेयरमैन से मुलाकात की। अक्सर कंप्लेन आता है कि वहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही हैं। इस बुनियाद पर असातिज़ा को मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को विजिट किया तो इनको ये बद इंतजामी नजर आता है। बद इंतजामी जब शुरू हुआ इवनिंग प्रोग्राम, पहला तो मुतालबा इनका बद इंतजामी से शुरू होना चाहिए थे, ना कि ये होना चाहिए था कि जी हमारी इवनिंग की पेमेंट नहीं हो रही। दोनों मुद्दे बयान किए हैं। यानी ये जो आप बता रहे हैं ये बेसिकली इसे मुद्दा बनाया गया है, ये मुद्दा था नहीं इवनिंग प्रोग्राम का, क्योंकि आपने बताया कि इसकी मद में 11 करोड़ की अदायगी हो चुकी है, अब मैं 7 करोड़ रह गए थे, इस वजह से इसे मुद्दा बना के इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी का जो है वो निजाम इस वक्त रोक दिया है। जी मैं आपको बताऊं, इवनिंग प्रोग्राम खसारे में गया क्यों? सवाल ये है, इवनिंग जो आपकी लीव इनकैशमेंट होती है जो कि मॉर्निंग की लाइबिलिटी है, पिछले 20 सालों से इवनिंग प्रोग्राम से पैसे दे दिया गया। एवरेज लीव इनकैशमेंट सालाना 9 करोड़ बनती है, तो 1.8 बिलियन तो आपने खसारा इवनिंग प्रोग्राम को डाल दिया मॉर्निंग की लाइबिलिटी के लिए। अच्छा फाइनली हम आपकी बात समझ गए, बस मुझे ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, वजीर आला सिंध को आपने इन्वॉल्व कर लिया, ये भी ऐड कर लें फिर। जी खालिद साहब, आपको आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा खालिद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त अपना दिया है। अब देखते हैं कि इस मामले में वज़ीर आला सिंध क्या इसमें किरदार अदा करते हैं, इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। उनके तालीमी अमल अगर चांसलर तो खैर गवर्नर साहब है, वज़ीर आला साहब क्या ही कर लेंगे, चांसलर तो खैर गवर्नर साहब है। देखते हैं, गवर्नर साहब को भी इन्वॉल्व इसमें होना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। शुक्रिया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब उस इशू की बात करेंगे जो कि कुछ दिनों से
कंट्रोवर्सी उस पर बनी हुई है और डिस्कशन हो रही है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली मॉडल एरिका रॉबिन की बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उनका ताल्लुक आपको पता है माइनॉरिटी से है और बतौर क्रिश्चियन अपने मुल्क का मस्बत चेहरा वो दुनिया में दिखाने का ख्वाहिश वो रखती हैं, ख्वाब है उनका, लेकिन इस अमल के दौरान कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो क्यों ना मोइन से बिल्कुल जी, मोइन से जो है वो बात कर लेते हैं क्योंकि मोइन से जो है वो इनकी बात हो चुकी है एरिका की। अस्सलाम वालेकुम मोइन, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा मोइन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या सोचती हैं? हुकूमत की जानिब से तो एक स्ट्रेट अवे नो आ गया है, ठीक है, एक ये बता दीजिए कि उनका क्या कहना है और दूसरा इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो मिस यूनिवर्स का प्रोसीजर है ये भी बता दीजिएगा प्लीज। देखिए पहले हम प्रोसीजर पे बात करते हैं, फिर एरिका का जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसोन करने के बाद का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिस यूनिवर्स अगर हम देखें तो मिस यूनिवर्स में आप जैसे आप देखिए क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट होती है, फिर नेशनल लेवल की होती है, उसके बाद आप नेशनल टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। सेम द केस विद मिस यूनिवर्स के आप पहले डोमेस्टिक में ब्यूटी पेजेंट जीतते हैं, कंटेस्ट जीतते हैं, उसके बाद जब नेशनल लेवल पे कंटेस्ट होता है उसमें आप परफॉर्म करते हुए जीतते हैं, तो फाइनली उस मुल्क की जो नेशनल ब्यूटी पेजेंट होती है, नेशनल मिस यूनिवर्स, आप नेशनल यूनिवर्स के मिस नेशनल सॉरी मिस नेशनल जो जीतती है, ठीक है, हाँ, वो जाके फिर मिस यूनिवर्स कंटेस्ट में अपने आप को नाम भेजती हैं। तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो इंडिया में भी इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करते हुए इसमें मिनिस्ट्री कौन सी, जुबैर सॉरी आपको कट कर रहा हूं, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है अगर होती है तो, या ये इनफरादी तौर पे कर दिया जाता है? जाहिर है कि अभी तक जो पाकिस्तान में फैशन वीक्स हो रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही फॉल करती है कि आपने अपने कल्चर को फैशन के जरिए प्रमोट करना है, ना कि आप किसी फॉरेन कल्चर को यहाँ पर लेकर आए और फैशन वीक्स के जरिए उसको प्रमोट करें। तो अभी तक की ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही फॉल करती है। लेकिन मिस यूनिवर्स की अगर बात करें, क्या इज देयर एनी रेगुलेशन फॉर ऑल दीज इवेंट्स जो कि प्राइवेटली भी हो रहे हों कि जनाब उसमें भी आपको फॉलो करना है? जाहिर है कि मुल्क है ना एक, उसका नाम यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्राइवेटली भी किसी इवेंट में अगर शिरकत करनी है तो ये चीजें जिनको आपने मद्देनजर रखना है, ऐसा कोई रूल है या नहीं है? अच्छा, इस केस की बात करते हैं कि जो मिस यूनिवर्स में एरिका रॉबिन गई हैं, ये किस तरह गई हैं? रूल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान से कभी कोई गया नहीं या किसी ने नाम ऐसा भेजा नहीं, इसलिए इस टॉपिक पर पहले डिस्कशन हुई नहीं कभी। एरिका ने मिस यूनिवर्स के लिए किस तरह अपना नाम भिजवाया? इस साल के शुरू में तकरीबन मार्च के महीने में दुबई की एक कंपनी है जिसने बहरीन की मिस यूनिवर्स, बहरीन के लिए जो मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट थी उसका नाम भी भिजवाया था, उसने पाकिस्तान में एडवर्टाइज किया मार्च 2023 में और कहा कि जो लड़कियां मिस यूनिवर्स कंटेस्ट करना चाह रही हैं, ब्यूटी पेजेंट में जाना चाह रही हैं, वो अपना नाम भिजवाएं। अब 200 कंटेस्टेंट ने नाम भिजवाया जिसमें से एरिका का नाम फाइनल हुआ और एरिका को उन्होंने कहा कि ये मिस यूनिवर्स नवंबर दिसंबर जो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अब एरिका काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसोन किया, जिस पर एरिका ने ये कहा, मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, एरिका कहती हैं कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी फैशन शोज हो रहे हैं, पाकिस्तान का मैं ट्रू इमेज प्रमोट करने की इंटेंशन लिए इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जाना चाह रही थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह डिसोन किया जा रहा है, मैं अब सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जाऊं या ना जाऊं। तो अभी तक की ये खबर आप ये समझ लें कि एरिका रॉबिन भी अब सोच रही हैं कि उसे मिस यूनिवर्स में ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल अभी ये फाइनल नहीं है कि एरिका आपको दिसंबर या नवंबर में। आप ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिस कंपनी ने हायर किया, रिप्रेजेंट किया एरिका को पाकिस्तान में, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है जिसने इजिप्ट से भी किया था, ठीक है, थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। मिनिस्ट्री अभी तक इन्वॉल्व जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये नहीं हो सकता और ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इनसे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। 2 बातें सामने आई हैं, जरा उन्हें क्लियर कीजिएगा जुबैर प्लीज, ठीक है। एक तो ये आई है कि उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर वो रिप्रेजेंट करती हैं तो ये पाकिस्तान के ऑफिशियल बेसिस के ऊपर नहीं होगा, इनफरादी तौर पे हो सकता है।
ज़ाहिर है इनफरादी तौर पर होगा, क्योंकि कंपनी दुबई बेस है, जो नेशनल है वो पाकिस्तानी है, तो ये इनफरादी तौर पर आप कह लें कि ये रिप्रेजेंटेशन इनफरादी होगी, ये पाकिस्तान की। अब ये बताइए कि अब ये जो मुतनाज़ हुआ ये मामला, ये कहां से हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से इन्हें अब ये, क्योंकि मार्च से ये प्रोसेस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल्स को पता तो चल ही गया होगा कि जी ये हो रहा है, और थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है तो वो आपके सिफारत खाने को इन्वॉल्व जरूर करते हैं, क्योंकि जब उन्हें वीजा देना होता है, वर्क परमिट देना होता है, तो वो उसके अंदर मेंशन करते हैं कि वो किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं ये वीजा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मुतनाज़ कैसे हुआ ये मामला? देखिए, दुबई जाना कोई अभी इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप वहां पे वीजा ले, वहां पे थोड़ा। अच्छा, मुझे ये मोइन बताएगा कि आपको इस कंपटीशन के अंदर ज़ाहिर है गाउन वेयर करना होता है, और आप ज़ाहिर है जब मुकाबले में शिरकत करते हैं तो ये गाउन ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको एक स्विमिंग सूट भी वेयर करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। तो एरिका का इस पर मौक़िफ़ क्या है? गाउन पहनने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, या फिर स्विमिंग सूट पहनने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या है, क्या इस पर उसका मौक़िफ़? अच्छा, मैंने ये सवाल उनसे पूछे थे कि जब आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं, उनके 3 फेजेस हैं। गाउन पहनकर आपने परेड करना है, आपने स्विम सूट पहनना है, फिर आपने इंटरव्यू देना है। तो उन्होंने कहा कि गाउन पहनने में तो कोई एक बात नहीं है, आप पूरा फुली कवर्ड होते हैं। दूसरा ये कि स्विम सूट जो अब रूल्स आए हैं ब्यूटी पेजेंट के, उसमें कंपल्शन नहीं है कि आप स्विम सूट पहने हो या ना पहने हो, तो उसमें तो शायद आपको कोई और ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो एरिका ने कहा कि मेरा तो सोली इंटेंशन यही रहा है कि मैं प्राउड फील कर रही थी कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, तो वहां पर अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं स्विम सूट की जगह कुछ और भी वेयर कर सकती हूँ। साथ जब इंटरव्यू होना है तो उसके बाद उसमें देखा ये जाता है कि अब ब्यूटी पेजेंट में अच्छा मसला ये है कि हम लोग शायद ये समझ रहे हैं कि आपकी आउटर ब्यूटी को देखा जा रहा है और उसके बाद आपको फिर इंटरनेशनल मिस यूनिवर्स बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आपके कैरेक्टर को देखा जाता है, आप किस तरह बिहेव करते हैं, इस चीज को देखा जाता है। और जब आप फाइनली मिस यूनिवर्स बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्यूटी विद ब्रेन वाली जो बात है, ये आपने जो है इसके अंदर बताया कि ब्यूटी विद ब्रेन के तहत जो है वो आप मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पर एरिका ये कह रही हैं कि वो स्विम सूट उन्हें रिप्लेस करने का मौका मिल सकता है, तो क्या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे? आपकी कोई बात हुई उनसे, उनका राब्ता किसी से हुआ हो? देखिए, जब बहरीन से ताल्लुक रखने वाली लड़की भी रिप्रेजेंटेशन के लिए गई थी गालिबन 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें भी उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि आप कुछ और वेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो अब मौजूद हैं, क्योंकि इस साल का जो मिस यूनिवर्स होगा उसमें काफी ज्यादा उनके रूल्स में अमेंडमेंट हुई है। मिसाल के तौर पे पहले 18 साल से 28 साल तक की जो लड़की थी वो कंटेस्टेंट बन सकती थी। इसके साथ साथ सिंगल होना कंपल्शन थी, वो मैरिड ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ये चीजें कंपल्शन थी उसमें। लेकिन अब सारी जो ये कंपल्शंस हैं वो तकरीबन खत्म की जा चुकी हैं। आप 28 साल से अबव भी हो तब भी आप चलें, आप बच्चियों को, लड़कियों को बता रहे हैं कि अगर उन्होंने हिस्सा लेना है तो वो कैसे ले सकती हैं? नहीं, हिस्सा देखें, मैं एक बात यहाँ पर जरूर करूँ, आप रूल्स पढ़ेंगे जब मिस यूनिवर्स के, उसमें ये बात मेंशन है कि अगर आप किसी मुल्क के जरिए आ रहे हैं तो आप वहां के नेशनल अवार्ड जीत कर आ चुके हो। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी यहाँ पर होता ही ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में तो देखें ब्यूटी पेजेंट्स नहीं हो रहे होते ना, और ना हमें यहाँ पर स्टेट ओन करती है। तो ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी अभी। जब हमारे मुल्क में कोई इस तरह का इवेंट होता ही नहीं, ना हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ना हम ओन करते हैं, और ना ही हमने कोई ऐसे टाइटल रखे हुए हैं, तो ये मामला तो खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, हम समंदर पार जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो भी जब मुल्क को अच्छा बड़ा काम करते हैं तो पाकिस्तानी नियाद हम बताते हैं फख्र से जी इन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर मुल्क में रहते हुए कोई अगर पाकिस्तानी है तो नेशनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकता ना अपनी। अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो रिप्रेजेंट करे या किसी तरह के इवेंट में हिस्सा ले, प्राइवेटली, इंडिविजुअली, तो ये उसकी मर्जी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी हटाओ, हम ओन नहीं करते, वो तो आपसे ऑनरशिप मांग भी नहीं रही कि आप मुझे ओन करें। देखिए, पाकिस्तानी तो जरूर है, लेकिन आप एक आजाद इंसान भी तो है ना, आप आजाद हैं, आप जाकर जो मर्जी करें बाहर के मुल्क में, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जाहिर है जब आप स्टेट का नाम, किसी मुल्क का नाम इस्तेमाल करते हैं और वो स्टेट अगर प्राउड फील करती है उस कंपटीशन में, तो वो स्टेट जाहिर ऑन करेगी।
अपने रूल्स को देखते हुए। जुबैर सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन यहां पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ऐड करना चाहूंगा कि किसी ने उन्हें ये तो नहीं कहा ना अभी तक कि जी कोई मसला है, आपने अगर इंडिविजुअली करना है तो आप कर लें, सिर्फ ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बात तो यहां तक हुई है ना, या कोई स्टेटमेंट इसके बाद भी आई है कि नहीं नहीं आप बिल्कुल भी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती? नहीं, देखें, उसको पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल लेवल के लिए कहा गया है, उसको ये नहीं कहा, ये मना किया गया कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही, इंटरनेशनल इंडिविजुअल लेवल पे वो जो मर्जी करें, किसी भी कंपटीशन का वो हिस्सा बने। मसला हल हो गया ना, ये तो उनको इजाजत है और उनका राइट भी है कि जिस तरह चाहे। लेकिन एक चीज जरूर है कि एरिका का जो मेन स्टेटमेंट वो ये मुझे मिला कि उन्होंने कहा कि अब मैं इसके बाद सोच रही हूँ कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि एरिका आपको नवंबर दिसंबर में करते हुए दिखेंगे। बहुत शुक्रिया मोइन, आपने हमें इस इशू के ऊपर डिटेल में बताया कि एरिका की सोच क्या और क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें और अब कुछ बात करनी है सितारों की दुनिया की, तो बोल्ड प्रेडिक्शन में आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप लोग ठीक है? माशाल्लाह, जबरदस्त शो, सबसे अच्छा शो, सबसे प्यारा शो। थैंक यू आगा साहब। आप बताइए पहाड़ों का क्या हाल है? आपसे जब भी बात होती है बस ऐसा लगता है कि सामने से सदा आ रही है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम से आप लोगों को आने चाहिए। और इस वक्त सेब और अंगूर और अखरोट का और नाशपाती का सीजन है, और बल्कि आप दोनों क्या पूरी बोल के थ्रू जो सुन रहे हमारे मेहमान बने, हमारे बागात में इस वक्त अंगूर से लेकर आड़ू से लेकर और नाशपाती के कई किस्में हैं, बिल्कुल, और सेब के कई किस्में हैं, अखरोट के कई किस्में इस वक्त तैयार है गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि आखिरी सीजन है। इसके बाद अगर हम लोग मजीद जो है वो आप लोग देर करेंगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान 2 महीने बाद सर्दी की तरफ मोड़ेगा, बर्फ आ जाएगी। बिल्कुल सही, आड़ू का सीजन आ गया, आपने सही बताया। और इसी से खबर भी जो है वो याद आ गई है कि सर इलेक्शन जो है वो जनवरी की 6 तारीख या इससे आगे पीछे कोई करीब देख रहे हैं, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो तारीख दी थी वो थोड़ा आगे की थी। देखिए, मेरे तो अपने बात पर कायम हूँ। जब ये शेड्यूल का ऐलान हुआ था उससे पहले मैं कह रहा था एक नया सितारा 6 महीने के लिए बैठा है, और अभी तक वो बैठा है कि आप उस हिसाब से हिसाब लगाएं। अगर ये जनवरी फरवरी में भी कोई अगर इलेक्शन करा देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौजूदा होगा। मैं जाकर ये देख रहा हूँ मई तक में ये इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुझे भी अंदाजे है, आपको भी अंदाजे, कानूनी लिहाज से तो ये चीजें नजर आ रही है कि मार्च इंटरनेट का इलेक्शन भी है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये इलेक्शन में क्योंकि जैसे जनवरी फरवरी का भी एक बात बताऊं आपको, जब कोस्टल और बहुत से इलाकों में बर्फबारी हो रही तो उसके बहाने से ये आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे। इनको पता था कि उन्होंने जानबूझ करके जनवरी फरवरी की जो महीने इन्होंने तारीखें रखी हैं, उस वक्त पूरा कोहिस्तान, फिर एबटाबाद वाली पट्टी है, कोयटा वाली पट्टियां हैं, वहां पर तो बर्फबारी होती है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? 21 अक्टूबर की अनाउंसमेंट हुई है मियां साहब की वापसी की, क्या देख रहे हैं सितारों के हवाले से? कि लग रहा है आपको कि जी ये डेट फाइनल, क्योंकि तमाम पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं सीनियर, उन्होंने इस तारीख को हतमी कह दिया है? मेरे हिसाब से यही है सितारों की दुनिया से, उनके जाती जायके से भी और तमाम मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान के घर के हवाले से भी, सितारों के हवाले से भी मैं देखता हूँ तो किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है। और मुझे लगता है कि मियां साहब आ रहा है पाकिस्तान। किसी किस्म का कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही जिसमें ये कहूँ कि मियां साहब कैंसिल करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, या कोई ऐसी बात मुझे सितारों में नजर नहीं आती। बाकी खुदा बेहतर जानता है। जरदारी साहब ने मुलाकात की है जाके चौधरी शुजात से, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में अपने कदम जमाए जाएं और आगे आने वाले इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। तो आगे आप क्या देख रहे हैं सितारों के हवाले से कि हुकूमत जो बनेगी कितना पार्टिसिपेट होगा, या कोई एक जमात ही है जो अपनी मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी? देखिए, एक बात तो मैं कल रात को भी हम तकरीबन 11:54 पर हम देख रहे थे कि सितारों में क्या है, सियासी क्योंकि शो करना होता है चेक करते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि बिलावल के सितारों में एक अच्छा एक सितारा आके बैठा है। अब मुझे नहीं मालूम इसमें किस हवाले से है, उसके नताइज फिर मजीद कौन कौन से घर में बैठेगा उस हिसाब से फैसला करेंगे। फिलहाल बिलावल के लिए मुझे लगता है कुछ हालात में बेहतरी आई है, जो कि पिछले कुछ अरसे से 2 साल से तो कोई बेहतरी नहीं थी। मुझे लगता है पंजाब से भी थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इल्म की रोशनी से सितारों की दुनिया से
कुछ न कुछ अच्छे फैसले होने वाले, या कुछ ताकतवर लोग शामिल होने वाले हैं, या कोई बात पसे पर्दा बिलावल के लिए बन रही है। कुछ हालात की बेहतरी के साथ बलूचिस्तान से भी कुछ हालात इनके हक में पहली दफा नजर आए हैं। अगर ये सिलसिला अगले, हमें पता होता है एक सितारे बैठता है तो फिर घर देखते हैं, किस घर में बैठेगा उसके बाद फैसला करेंगे। फिलहाल आगा साहब ऐसा लग रहा है सितारे ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह का तोहफा दे दिया है, क्योंकि कल उनकी सालगिरह भी पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। कल से एक अच्छा, या तो उसकी उम्र की तब्दीली है, अगले साल जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहे हैं, संतीर हो रहे हैं, एक अच्छा सितारा पहली दफा, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चले आगा साहब, जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, और जाहिर है इस मुल्क को भी बड़ी अशद ज़रूरत है किसी ऐसे बेहतरीन जो कि मामलात को ठीक करे। और हम लोग सही है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और बोल्ड फैसले करेगी अवाम की फलाह के लिए, तो उससे चीज़ें मजीद बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। अब इंशाल्लाह जो है वो आपसे मंडे के रोज़ मुलाकात होगी। ये तो आखिर हो गया आज का दिन जुम्मे का। मंडे तक के लिए मुझे और सारिश को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बिल्कुल जिंदगी रही तो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।